सीपीटी की क्लास में आज पुनः सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। मुझे आशा है कि एमए थर्ड सेमेस्टर के सभी विद्यार्थी मेरे सीपीटी के वीडियो लेक्चर्स को फॉलो कर रहे होंगे यूट्यूब पर, और मुझे ये भी आशा करता हूँ कि आप लोग को इश्यूज समझ में आ रहे होंगे, कंसेप्ट्स क्लियर हो रहे होंगे। और हमने जैसे पहले भी आपको बताया था कि मेरे ये जो वीडियो लेक्चर्स हैं बहुत लंबे नहीं हो पाएंगे। दीज लेक्चर्स विल नॉट बी वेरी लॉन्ग, एट द मोस्ट 30 मिनट्स और 35 मिनट्स से ही हो पाएंगे, क्योंकि इसको यूट्यूब पर अपलोड करना भी थोड़ा सा बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है। इसलिए शॉर्ट एंड क्रिस्प अराउंड 30 मिनट 30 या 35 मिनट्स तक के ये लेक्चर्स होंगे, लेकिन इतने ही ड्यूरेशन में आई विल ट्राई टू मेक थिंग्स क्लियर टू यू, है ना। तो जिस विषय पर अभी हम आपसे पिछले लेक्चर्स में हमने जिसमें बात किया था वो था पॉजिटिविज्म के विषय में, प्रत्यक्षवाद के विषय में। इस प्रत्यक्षवाद को लेकर संभवतः 3-4 क्लासेस हो चुकी हैं ऑनलाइन, और आज एक और ये क्लास इसी पॉजिटिविज्म के ऊपर होगी, और उसके बाद से इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल शिफ्ट आवर फोकस टू अ डिफरेंट इशू, टू अ डिफरेंट टॉपिक। यहाँ पर जो आज थोड़ी सी मैं बात आपको क्लियर करना चाहता था और जो संभवतः रह गई है वो ये है कि व्हाट हैज बीन द इम्पैक्ट ऑफ पॉजिटिविज्म ऑन पॉलिटिकल साइंस, अर्थात प्रत्यक्षवाद का राजनीतिक विज्ञान पर क्या प्रभाव पड़ा, अर्थात प्रत्यक्षवाद ने किस प्रकार से राजनीतिक विज्ञान को प्रभावित किया। इन व्हाट वेज हैज पॉजिटिविज्म अफेक्टेड और इम्पैक्टेड पॉलिटिकल साइंस। अब देखिए, जब हम 20वीं शताब्दी के संदर्भ में बात करते हैं, व्हेन वी टॉक इन रेफरेंस टू द 20th सेंचुरी, हमें यहाँ पर यह ध्यान रखना होगा कि बिफोर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जनरली द वे पॉलिटिकल साइंस वॉज बीइंग स्टडीड was in a descriptive manner. It was being studied in a historical manner, in an analytical manner. प्रथम विश्व युद्ध के पूर्व जिस प्रकार से राजनीतिक विज्ञान का अध्ययन किया जा रहा था वो मूल रूप से वर्णनात्मक था, इतिहासवादी था और दार्शनिक था, है ना। In short, we can say this was the approach that was being adopted to study political science in the pre-World War era, in the pre-First World War era. दार्शनिक था, ऐतिहासिक था और वर्णनात्मक था। लेकिन we have seen how positivism arose during the 19th century. हमने आपको बताया था पिछले लेक्चर्स में कि कॉम्टे का क्या इसमें योगदान रहा है, डेविड ह्यूम का क्या योगदान रहा है प्रत्यक्षवाद के उदय को लेकर। सो इन द 19th सेंचुरी both David Hume as well as Auguste Comte, who is considered as the father of positivism as well as the father of sociology, these two scholars contributed massively to the growth of positivism. तो 20वीं शताब्दी के आरंभ में यानी प्रथम दशक में ही वी कैन सी द इम्पैक्ट ऑफ पॉजिटिविज्म ऑन पॉलिटिकल साइंस। जैसे प्रत्यक्षवाद ने सभी अन्य सामाजिक विज्ञानों पर प्रभाव डाला, उसी प्रकार से राजनीतिक विज्ञान पर भी प्रभाव डाला। अभी तक जो वर्णनात्मक अध्ययन होता था, इतिहासवादी अध्ययन होता था या दार्शनिक रूप से अध्ययन होता था राजनीतिक विषयों का, अब ये सारे अध्ययन ये वैज्ञानिक या वैज्ञानिकता को लेकर होने लगे। यानी द इम्पैक्ट ऑफ साइंस, द इम्पैक्ट ऑफ साइंस वी कैन से, दिस इज द बेस्ट वर्ड वी कैन यूज, अर्थात विज्ञान का उत्तरोत्तर प्रभाव पड़ने लगा राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन पर। अगर यहां पर हम देखें किस प्रकार से अर्थात कौन से वो विचारक हैं जिन्होंने इस विचारधारा को कि राजनीतिक विज्ञान को भी
हमें विज्ञान के तरह से ही या अपने अनुभव के आधार पर इसका अध्ययन किया जाना चाहिए। पिछले लेक्चर्स में यदि आपको याद हो, हमने बताया था द इम्पैक्ट ऑफ एम्पिरिसिज्म, साइंटिफिसिज्म एंड एम्पिरिसिज्म, दीज आर टू इंपॉर्टेंट वर्ड्स, अर्थात विज्ञानवाद तथा अनुभववाद, विज्ञानवाद तथा अनुभववाद। इसके ऊपर हम काफी चर्चा कर चुके हैं अपने पिछले लेक्चर्स में कि विज्ञानवाद तो विशुद्ध विज्ञानवाद हो गया, लेकिन इस बात का अनुभव किया गया कि विशुद्ध विज्ञानवाद को हम राजनीतिक दर्शन के अध्ययन में या राजनीतिक चिंतन के अध्ययन में या राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन में हम विशुद्ध विज्ञान को अपना नहीं सकते हैं। इसलिए उसी का एक और मिलता जुलता जो स्वरूप है उसे हम कहते हैं अनुभववाद। अनुभववाद में एक व्यक्ति, एक विचारक अपने अनुभवों की समालोचना करता है अपने ज्ञानेंद्रियों के अनुभव से। दैट इज, एम्पिरिसिज्म इज अ काइंड ऑफ स्टडी वेयर अ स्कॉलर और वेयर एन ऑब्जर्वर takes or adopts a method of studying any discipline based on his experiences that he gains through his sensory organs. It is a kind of scientific study. Empiricism is a kind of scientific study wherein you can say the help of experiences is taken, and those experiences of a person are gathered on account or they are gathered through his सेंसरी ऑर्गन्स, अर्थात उसके ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से एक व्यक्ति को जो अनुभव प्राप्त होता है, जो वो पर्यवेक्षण करता है, वॉट एवर ही ऑब्जर्व्स, वॉट एवर ही फील्स, वॉट एवर ही एक्सपीरियंसेस, एंड ऑल दीज थिंग्स इज गेन्ड थ्रू हिज यू कैन से थ्रू हिज सेंसरी ऑर्गन्स। अच्छे से समझ लीजिएगा, वो अपने ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से ये सारे अनुभव प्राप्त करता है। तो इसलिए सामाजिक विज्ञानों के अध्ययन में अनुभववाद को विज्ञानवाद के समतुल्य माना गया, क्योंकि अनुभव क्या है, वो भी वैज्ञानिक है। आप जो देखेंगे वही तो प्रमाणिक मानेंगे। इसलिए राजनीतिक विज्ञान में पर्यवेक्षण का सहारा लिया गया, यानी ऑब्जर्वेशन को ज्यादा स्थान दिया गया, साथ साथ तथ्यों के आकलन को, साथ साथ अनुभवों का विश्लेषण को, दैट इज एक्सपीरियंसेस, ऑब्जर्वेशंस, एक्सपेरिमेंट्स इन सोशल साइंसेस became you can say an integral part of the study of social sciences। सामाजिक विज्ञानों में अब इस चीज को महत्व दिया जाने लगा, यानी अभी तक वर्णन को महत्व दिया जाता था, अभी तक दार्शनिक पद्धति को महत्व दिया जाता था, या अभी तक इतिहास के आधार पर राजनीतिक विज्ञान के विभिन्न विषयों का अध्ययन किया जाता था। लेकिन अब इस प्रकार का अध्ययन अब नहीं किया जाने लगा, यानी इस प्रकार के अध्ययन को अब छोड़ दिया गया या धीरे धीरे त्याग दिया जाने लगा। इसके स्थान पर जैसे हमने कहा अनुभववाद को अधिक महत्व दिया जाने लगा। और अनुभववाद क्या है, ये प्रत्यक्षवाद से उत्पन्न, ये एक आप कह लीजिए उसी की एक शाखा है। Empiricism is nothing but you can say a branch or an offshoot of positivism। प्रत्यक्षवाद क्या है, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, जो कुछ हम देख रहे हैं वही प्रत्यक्षवाद है। हम प्रत्यक्ष जो कुछ देख रहे हैं, सुन रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, वही प्रत्यक्षवाद है। तो प्रत्यक्षवाद क्या है, ये एक प्रकार से विज्ञान पर आधारित है। विज्ञान क्या है, विज्ञान वो है जो हम देख सकते हैं, जिसको हम अनुभव कर सकते हैं, जिसको हम सुन सकते हैं, यही विज्ञानवाद है, जिसको हम प्रूव कर सकते हैं। और यदि हम अपने एक्सपीरियंसेस को, अनुभव को प्रूव कर सकते हैं, सिद्ध कर सकते हैं, तो इसका तात्पर्य है हमारा अनुभव वैज्ञानिक है। लेकिन हम ऐसे अगर अनुभवों को हम जिसको सिद्ध ना कर पाए, हमारी कल्पना पर कोई अनुभव आधारित रहे, तब निश्चित रूप से वो विज्ञान का स्वरूप या अनुभववाद की श्रेणी में नहीं आएगा। तो इसलिए 20वीं शताब्दी के आरंभ से ही सामाजिक विज्ञानों में, साथ साथ राजनीतिक विज्ञानों में अनुभववाद का बढ़ता हुआ प्रभाव देखने को मिलता है। और इसका
सबसे बड़ा उदाहरण है जिन जिन विचारकों ने, विद्वानों ने अनुभववाद का सहारा लिया, उसमें आर्थर एफ बेंटले की पुस्तक है द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट। आपने इनकी पुस्तक का नाम सुना होगा, यस, विद्वान का नाम सुना होगा, आर्थर एफ बेंटले। आर्थर एफ बेंटले, BENTLEY, BENTLEY, आर्थर एफ बेंटले, द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट। 1908 में यह पुस्तक लिखी गई थी। ग्राहम वेलेस ने भी एक बड़ी महत्वपूर्ण पुस्तक लिखा था, और ग्राहम वेलेस की पुस्तक का नाम था ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स। ग्राहम वेलेस की जो पुस्तक थी दैट वाज कॉल्ड द ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स, और ये भी 1908 में ये पुस्तक लिखी ग्राहम वेलेस में। सो these two scholars, they produced some very important work that led political science in the direction of increased empiricism। ये दो ऐसे विद्वान थे, ग्राहम वेलेस और आर्थर बेंटले। इन्होंने जो अपनी अपनी पुस्तकें लिखी, इससे राजनीतिक विज्ञान में इस बात को बल मिला कि राजनीतिक विज्ञान का अध्ययन पारंपरिक दृष्टिकोण से हटकर आधुनिक उपागमों से, आधुनिक पद्धतियों के आधार पर अध्ययन किया जा सकता है, और वो आधुनिक पद्धति है अनुभववाद। अनुभववाद है प्रत्यक्षवाद पर आधारित। So in a way we can say that we can see that there was a kind of detachment of the study of political science from the philosophical, from the historical, and from the descriptive type of study to a more specialized, to a more, we can say, to a more empirical based study of political science। इसके साथ और भी विचारक थे जिन्होंने इस दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, और उसमें से अगर हम कुछ जो नाम अगर हम बताएं, उसमें एक विचारक है, इसमें वॉल्टर बेजहॉट, WALTER, वॉल्टर बेजहॉट, BAGEHOT, वॉल्टर बेजहॉट। चार्ल्स बियर्ड, चार्ल्स तो आप जानते हैं, बियर्ड, BIERD, चार्ल्स बियर्ड, है ना। इसमें A.L. लॉवल का भी नाम आता है, A.L. लॉवल, है ना, A.L. लॉवल, LOWELL, A.L. लॉवल। There is another scholar also, जेम्स ब्राइस की पुस्तक है मॉडर्न गवर्नमेंट्स। जेम्स ब्राइस की बड़ी महत्वपूर्ण पुस्तक है, वो है मॉडर्न गवर्नमेंट्स के नाम से। तो ये कुछ ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने इस दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसमें एक और बाद में विचारक आया जो हुए, जिन्होंने प्रत्यक्षवाद को काफी महत्व दिया अपने अध्ययनों में। उनका नाम है चार्ल्स मेरियम की पुस्तक का नाम है न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स। 1925 में चार्ल्स मेरियम की पुस्तक आई थी न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स। इसको तो कहा था, ये इस पुस्तक कहा जाता है दिस वाज द बाइबल ऑफ एम्पिरिसिज्म, द बाइबल ऑफ पॉजिटिविज्म। विशेष रूप से इसको अनुभववाद का बाइबल के नाम से जाना गया, यानी उसको संज्ञा दी गई। दिस बुक वाज सो इम्पोर्टेंट। चार्ल्स मेरियम की पुस्तक है न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स। 1925 में ये पुस्तक आई, एंड इट क्रिएटेड अ ग्रेट इम्पैक्ट। इट इन्फ्लुएंस्ड द वेरियस, यू कैन से, स्कॉलर्स और द इंटेलेक्चुअल्स हु वर इन्वॉल्व्ड इन द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल साइंस ड्यूरिंग द, वी कैन से, द डिकेड ऑफ 1920s एंड 30s। 1920 और 30 के दशकों में जो विद्वान राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन में लगे हुए थे, उन विद्वानों पर चार्ल्स मेरियम का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। और हमने बताया, अभी जस्ट बताया कि 1910 से 20 तक जो दूसरे विचारक थे, जिसमें अभी हमने नाम लिया, लॉर्ड ब्राइस का नाम लिया, है ना, लॉवेल का नाम हमने बताया, ग्राहम वेलेस है, आर्थर एफ बेंटले हैं, ये सारे विचारक थे जो शुरू के वर्षों में आए थे। लेकिन 1925 के बाद चार्ल्स मेरियम की जो पुस्तक आई, उसके बाद बहुत सारे ऐसे विचारक थे जिनका ध्यान अनुभववाद की ओर बढ़ने लगा, जो अधिक से अधिक विज्ञान की ओर आकर्षित हुए, राजनीतिक विज्ञानों के अध्ययन में। और आपने इसमें सुना होगा, शिकागो स्कूल का नाम सुना होगा, अर्थात शिकागो संप्रदाय का नाम सुना होगा। शिकागो संप्रदाय, आप जानते हैं कि यह व्यवहारवाद से जुड़ा हुआ है।
शिकागो कम्युनिटी और शिकागो स्कूल इज एसोसिएटेड विद द स्टडी ऑफ बिहेवियरलिज्म। व्यवहारवाद के अध्ययन से शिकागो संप्रदाय का नाम जुड़ा हुआ है और ये भी बहुत महत्वपूर्ण ये संप्रदाय है, यानी ये जो विचार जो जिसे आप कह लें स्कूल ऑफ थॉट है। इसके प्रमुख जो नाम हैं आप जानते होंगे, दो तो सबसे प्रमुख नाम है जो आप पहले भी आपने सुना होगा, पढ़ा होगा। एक तो डेविड ईस्टन है, जिनकी पुस्तक ही नहीं, जिसका पुस्तक है ही या आपके लिए उनका एक निबंध है द करंट मीनिंग ऑफ बिहेवियरिज्म। द करंट मीनिंग ऑफ बिहेवियरिज्म ये डेविड ईस्टन की पुस्तक का नाम है जो बहुत पहले लिखी गई थी। उसके बाद गैब्रिएल आमंड का आप नाम जानते हैं, जिन्होंने स्ट्रक्चरल फंक्शनल थ्योरी दिया है, पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में बताया है, राजनीतिक व्यवस्था का सिद्धांत दिया है, सिस्टम थ्योरी का जिसको हम नाम जानते हैं। डेविड ईस्टन की भी सिस्टम थ्योरी है, डेविड ईस्टन की सिस्टम थ्योरी है, और गैब्रिएल आमंड ने स्ट्रक्चरल फंक्शनल थ्योरी दिया है, इसको प्रपोन्ड किया है, अर्थात संरचनात्मक प्रकारात्मक सिद्धांत की विवेचना किया। ये दो नाम तो सबसे महत्वपूर्ण है शिकागो संप्रदाय में। और जो नाम महत्वपूर्ण है, डेविड ट्रूमैन का नाम इंपॉर्टेंट है। डेविड ट्रूमैन, हर्बर्ट साइमन इज अ ग्रेट, यू कैन से साइंटिफिक स्कॉलर और अ साइंटिफिक फिलोसफर, अर्थात वो एक वैज्ञानिक विचारक हैं जिनकी साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी के नाम से भी जो सिद्धांत है, साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी, वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में इनका बहुत बड़ा योगदान है। हर्बर्ट साइमन का नाम है ना। डेविड ट्रूमैन हो गए, फिर इसमें नाम आ जाता है हैरोल्ड ग्रॉसनेल का। हैरोल्ड ग्रॉसनेल है ना, जैसे हैरोल्ड लास्की का नाम आप जानते हो, वैसे हैरोल्ड ग्रॉसनेल, GROSNEL, ग्रॉसनेल। फिर इसमें नाम है जो महत्वपूर्ण नाम है वो है हैरोल्ड लैसवेल। एक हैरोल्ड ग्रॉसनेल हमने बताया और इसके बाद हैरोल्ड लैसवेल। इनकी पुस्तक है का नाम है पॉलिटिक्स हु गेट्स व्हेन व्हाट एंड हाउ। पॉलिटिक्स हु गेट्स व्हेन व्हाट एंड हाउ, अर्थात राजनीति कोलन किसको मिलता है, क्या मिलता है, कब मिलता है, कैसे मिलता है। ये बड़ी महत्वपूर्ण पुस्तक है और ये भी एक आप कह लीजिए कि एक एम्पिरिकल डायमेंशन से लिखी गई है, एक अनुभववाद के सहारे, अनुभववाद के दृष्टिकोण से इस पुस्तक को हैरोल्ड लैसवेल ने लिखा है। इसमें जो नाम इंपॉर्टेंट है शिकागो कम्युनिटी में या शिकागो स्कूल में, उसमें रॉबर्ट ढाल का नाम आता है। रॉबर्ट ढाल, DAHL ढाल। इसमें नाम है जोसेफ शुम्पीटर है ना। एवरी लार्सन, एवरी का एवरेडी बैटरी नहीं, एवरी AVERY, एवरी लार्सन, LARSON, एवरी लार्सन है ना। ये भी बहुत महत्वपूर्ण विचारक है। फिर इसके बाद है क्विंसी राइट है ना, क्विंसी राइट। लियोनार्ड वाइट, क्विंसी राइट हो गया। फिर लियोनार्ड वाइट, LEONARD, लियोनार्ड वाइट, WHITE, लियोनार्ड वाइट। तो देखिए ये कुछ ऐसे विचारक हैं शिकागो संप्रदाय के, अर्थात व्यवहारवाद से जुड़े हुए, जिन्होंने विज्ञानवाद को और अनुभववाद दोनों को स्वीकार किया अपने अध्ययन में। लेकिन यहां पर एक मूल प्रश्न यह है कि क्या व्यवहारवाद और जो अनुभववाद है या प्रत्यक्षवाद, यहां पर कहें प्रत्यक्षवाद और व्यवहारवाद, क्या दोनों एक ही थे? हमने कहा कि प्रत्यक्षवाद का प्रभाव व्यवहारवाद पर पड़ा। देयर वॉज एन इम्पैक्ट ऑफ पॉजिटिविज्म ऑन बिहेवियरलिज्म और ऑन द शिकागो कम्युनिटी और द शिकागो स्कूल, अर्थात प्रत्यक्षवाद का वैज्ञानिक प्रभाव पड़ा व्यवहारवादी विचारधारा पर। तो हम क्या ये मान के चले कि जो प्रत्यक्षवाद कहता है वही व्यवहारवाद भी कहता है, दोनों एक चीज हैं? और अगर एक चीज है तो फिर हम क्यों व्यवहारवाद नाम लेते हैं, क्यों नहीं फिर प्रत्यक्षवादी चलने देते हैं? तो देखिए दोनों में अंतर है। देयर इज अ डिफरेंस, नॉट अ वास्ट डिफरेंस, बट एटलीस्ट देयर इज सम काइंड ऑफ डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिविज्म एंड बिहेवियरलिज्म। प्रत्यक्षवाद, जैसे हमने बार बार बताया, प्रत्यक्षवाद वो विचारधारा है जो अनुभव पर आधारित है, अनुभव पर अर्थात वैज्ञानिक अनुभव पर आधारित है।
पॉजिटिविज्म इज अ फिलॉसफी दैट इज बेस्ड ऑन साइंटिफिक एम्पिरिसिज्म, यानी एक प्रकार का अनुभववाद। अब हम कहते हैं, अब देखिए प्रत्यक्षवाद को वैज्ञानिक प्रत्यक्षवाद भी कहा गया है, वैज्ञानिक अनुभववाद भी कहा गया है। पॉजिटिविज्म हैज बीन डिफाइंड एज साइंटिफिक एम्पिरिसिज्म, इसको वैज्ञानिक अनुभववाद भी कहा गया है, इसको लॉजिकल एम्पिरिसिज्म भी कहा गया है, अर्थात तार्किक प्रत्यक्षवाद भी कहा गया है। ये दो नाम से इसको जाना गया है पॉजिटिविज्म को, अर्थात ये तर्क, जब हम लॉजिकल पॉजिटिविज्म कहते हैं इसका मतलब वो तर्क का सहारा लेता है, वो लॉजिक का भी सहारा लेता है, वो विज्ञान का भी सहारा, प्रत्यक्षवाद विज्ञान का भी सहारा लेता है, तर्क का भी सहारा लेता है। अर्थात और भी समझ लीजिए अच्छे से, तभी आप व्यवहारवाद और इन दोनों में अंतर समझ पाएंगे। तो जो प्रत्यक्षवाद है वो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस दोनों को मानता है, दोनों को स्वीकार करता है। यानी एक व्यक्ति के रूप में मेरे अनुभव क्या हैं, इस बात को भी प्रत्यक्षवाद स्वीकार करेगा अगर हमारे वो वैज्ञानिक अनुभव पर आधारित है, हमारी कपोल कल्पना पर नहीं, हमारी विडंबना पर नहीं, हमारे अंधविश्वास पर नहीं, बल्कि अगर उसका कोई तार्किक आधार है, अगर हमारे अनुभवों का कोई तार्किक आधार है तो उसे कहा जाएगा ये तार्किक अनुभववाद, वो लॉजिकल पॉजिटिविज्म इसीलिए कहा गया। पॉजिटिविज्म मीन्स समथिंग दैट हैज अ साइंटिफिक कंटेंट। प्रत्यक्षवाद का तात्पर्य हुआ जिसमें कुछ वैज्ञानिक पुट है, जिसमें कुछ वैज्ञानिक अंश है। और तार्किक का क्या मतलब है, अर्थात जो हमारे ऐसे अर्थात अनुभव जो तर्क पर हम सिद्ध कर सकते हैं, तर्क पर आधारित कर सकते हैं, इसीलिए इसको लॉजिकल पॉजिटिविज्म भी कहा गया, इसीलिए इसको साइंटिफिक पॉजिटिविज्म भी कहा गया। तो अर्थात प्रत्यक्षवाद एक पंक्ति में, इन वन लाइन वी कैन से दैट इज बेस्ड ऑन सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव एम्पिरिकल यू कैन से ग्राउंड्स। ये व्यक्तिगत, ये व्यक्तिनिष्ठ और वस्तुनिष्ठ दोनों प्रकार के अनुभव पर आधारित है, अर्थात दोनों प्रकार के अनुभवों को स्वीकार करता है। साथ साथ वो ये भी स्वीकार करता है प्रत्यक्षवाद कि अगर आपको कुछ समाजशास्त्र से सीखने को अगर कुछ है, कुछ वैज्ञानिक समाजशास्त्र में अगर कुछ वैज्ञानिकता है, आप उसको भी ग्रहण करिए। अगर मनोविज्ञान में, साइकोलॉजी में अगर कोई वैज्ञानिक रूप से अध्ययन हो रहा है और वो अध्ययन राजनीति विज्ञान के अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण है, आप उसको भी स्वीकार करिए। अगर वो मानव विज्ञान में, अगर मानव विज्ञान क्या, एंथ्रोपोलॉजी में, अगर एंथ्रोपोलॉजी में भी कुछ अगर वैज्ञानिक आधार पर अध्ययन हो रहा है तो आप उसको भी स्वीकार करिए राजनीतिक विज्ञान के क्षेत्र में। तो अर्थात प्रत्यक्षवाद सभी से कुछ ना कुछ ग्रहण करना चाहता है, सभी विषयों से वो ग्रहण करने के लिए तैयार है। वो अनुभव पर लेकिन आधारित हो, तर्क पर आधारित हो, है ना। तो अर्थात हम कह लें प्रत्यक्षवाद एक बहुत व्यापक एक क्षेत्र को कवर करता है। पॉजिटिविज्म कवर्स अ वेरी वाइड फील्ड। लेकिन जब हम व्यवहारवाद के बारे में बात करते हैं, व्यवहारवाद ये वो विचारधारा है जो व्यक्ति के व्यवहार को वैज्ञानिक रूप से अध्ययन करना चाहता है। व्यवहारवाद वो विचारधारा, वो अध्ययन पद्धति है जो मनुष्य के व्यवहार को ही अध्ययन करना चाहता है, मनुष्य का व्यवहार का अध्ययन करना चाहता है। लेकिन किस प्रकार से, विशुद्ध वैज्ञानिक रूप से, इन प्योरली साइंटिफिक टर्म्स। अब जब देखिए वो कहता है विशुद्ध वैज्ञानिक रूप से मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन करना है। व्यवहारवाद का जो परिभाषा है मनुष्य के व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन, तो यहां पर फिर वो तर्क का को स्वीकार नहीं करता है। व्यवहारवाद तर्क को स्वीकार नहीं करेगा, व्यवहारवाद अनुभव को स्वीकार नहीं करेगा जल्दी। व्यवहारवाद केवल तथ्यों को स्वीकार करेगा।
अर्थात तथ्य से तात्पर्य है केवल पर्यवेक्षण। अगर आपका पर्यवेक्षण वैज्ञानिक आधार पर है, इफ यू हैव ऑब्जर्व्ड सर्टेन थिंग ऑन साइंटिफिक लाइन्स, और अगर आप अपने पर्यवेक्षण को सिद्ध कर सके, वेरीफाई कर सके, यानी अब समझ लीजिए, मनुष्य जो लोग राजनीति के क्षेत्र में निर्णय ले रहे हैं, और निर्णय किसी व्यक्ति के पास मान लीजिए शक्ति, राजनीतिक शक्ति है, और उस राजनीतिक शक्ति का दुरुपयोग बार बार कोई करता है, तो व्यवहारवादी इसको कैसे सिद्ध करेंगे? व्यवहारवादी विचारक ये कहेंगे, हम विभिन्न शासकों का या विभिन्न रूलर्स का या एडमिनिस्ट्रेटर्स का अध्ययन करेंगे जो निर्णय लेने की क्षमता रखते हैं, और यदि हम उस अध्ययन में हम पाते हैं कि अधिकांश राजनीति में निर्णय लेने वाले लोग अपनी सत्ता का दुरुपयोग करते हैं, और इसको अगर वो प्रूव कर सकते हैं कि हर समाज में ऐसा होता है, हर राजनीतिक व्यवस्था में ऐसा होता है, चाहे वो अविकसित हो, चाहे विकासशील हो, चाहे विकसित राजनीतिक व्यवस्था हो, हर एक प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था में राजनीतिक निर्णय लेने वाले व्यक्तियों में ये भावना होती है कि वो अपने शासन की शक्तियों को दुरुपयोग करें, और यदि उसके पास ऐसे सत्य हैं, तथ्य हैं, आंकड़े हैं, तब वो कहेंगे ये एक वैज्ञानिक तथ्य है, देन दिस इज अ साइंटिफिक ट्रूथ, वो ये मानेंगे। तो व्यवहारवादियों को मानना है हम मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन हमें पूर्ण रूप से वैज्ञानिकता के आधार पर करना चाहिए। अर्थात कौन सी वैज्ञानिकता? अर्थात प्राकृतिक विज्ञान के अधिक से अधिक समीप जाकर। प्राकृतिक विज्ञान, आप जानते हैं प्राकृतिक विज्ञान में तो मैथमेटिक्स भी आता है, गणित भी आता है, उसमें ज्योमेट्री भी आती है, उसमें ट्रिग्नोमेट्री भी आती है। आप लोगों में से बहुत लोगों ने पढ़ा भी होगा। अब देखिए, जो व्यवहारवादी विचारक हैं, अगर आप उनके आर्टिकल, उनके किताबों को पढ़िए, जैसे हमने बताया डेविड ईस्टन है, गाब्रिएल आमंड है, हैरोल्ड लासवेल है, इन्होंने जब इन विषयों पर, व्यवहारवाद पर कोई अपनी किताब लिखी है या लेख लिखा है, तो बहुत ज्यादा उसमें गणित का प्रयोग हुआ है, उसमें थ्योरम्स का प्रयोग हुआ है, उसमें ज्योमेट्री का प्रयोग हुआ है। उनके लेखों को देखकर, निबंधों को या किताबों को देखकर या पढ़कर आप ऐसा नहीं प्रतीत कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं कि ये राजनीतिक विज्ञान की कोई किताब लिखी गई है या निबंध लिखा गया है। It will be very, very difficult for you to understand that this book pertains to political science, that this is a book on political science or a book on politics. It will be very difficult for you to understand this. इसलिए जो व्यवहारवादी हैं, ये क्यों ऐसा हो रहा है? व्यवहारवादी तो राजनीति शास्त्र को, राजनीति विज्ञान को प्राकृतिक विज्ञानों के अधिक से अधिक समीप ले जाना चाहते हैं, और इतना पास ले जाना चाहते हैं राजनीतिक विज्ञान को गणित विज्ञान के या गणित शास्त्र के या रसायन शास्त्र के या फिजिक्स के, इतना पास ले आना चाहते हैं कि उसमें दोनों में अंतर ही ना दिखे कि ये फिजिक्स है और ये पॉलिटिकल साइंस है, कि ये मैथमेटिक्स है और ये पॉलिटिकल साइंस है। और इसीलिए हमने आपको उदाहरण दिया कि इस दौर के जो शिकागो जो संप्रदाय है, इस संप्रदाय के विद्वानों के अगर हम इनके लेखों या निबंधों को, किताबों को पढ़ें, तो हमें लगे कि हम क्या पढ़ने बैठ गए हैं। If x is equal to y, then y is equal to what will be the value of y, और if it is equated with z, पता नहीं क्या क्या है उसमें। इसलिए व्यवहारवाद का जो दायरा है बहुत संकुचित है। व्यवहारवाद का जो दायरा है, इट इज वेरी लिमिटेड। लिमिटेड क्यों? क्योंकि वो विशुद्ध रूप से गणित शास्त्र के पास ले जाना चाहते हैं, वो फिजिक्स के करीब रहना चाहते हैं, वो बायोलॉजी से अपने आप को बहुत आइडेंटिफाई करते हैं, और उसमें तर्क को कोई ज्यादा स्थान नहीं देते हैं व्यवहारवादी। दे डोंट गिव मच वेटेज
टू वंस रीजन और टू वंस लॉजिक, क्योंकि जो रीजन है, लॉजिक है, वो भी किसी के अनुभव पर ही आधारित होता है. सो बिहेवियरलिस्ट दे आर नॉट वेरी मच रेडी टू एक्सेप्ट द वैलिडिटी ऑफ रीजन और लॉजिक. रादर दे वांट टू अंडरस्टैंड पॉलिटिक्स इन द लैंग्वेज ऑफ नेचुरल साइंसेस. वो राजनीतिक विज्ञान को प्राकृतिक विज्ञानों के भाषा से समझना चाहते हैं. दे वांट टू क्वांटिफाई द ह्यूमन बिहेवियर इन साइंटिफिक टर्म्स एज मच एज पॉसिबल. वो अधिक से अधिक मानव विज्ञान को, यानी जो मानव व्यवहार है, जो ह्यूमन बिहेवियर है, उसको वो ह्यूमन साइंस में कन्वर्ट करना चाहते हैं. दे वांट टू कन्वर्ट द ह्यूमन बिहेवियर, द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इनटू अ सॉर्ट ऑफ ह्यूमन साइंस. वो मनुष्य के व्यवहार के अध्ययन को अधिक से अधिक मानव विज्ञान में परिवर्तित करना चाहते हैं. सो रिजल्टेंटली देयर एरिया ऑफ वर्क becomes very limited, in a way very parochial as compared to the positivist scholars or to the scholars of positivism. हमने अभी बताया the scholars of positivism, they are ready to accept, not only they are accepting, obviously they start with the premise that science tells us about the truth, about the reality, and science is most objective. प्रत्यक्षवादी मानते हैं कि विज्ञान तो वास्तव में सत्य है, विज्ञान ही यथार्थ है, विज्ञान ही प्रत्यक्ष है, विज्ञान ही पदार्थ है, और इसलिए हमारा सारा अध्ययन वैज्ञानिक आधार पर होना चाहिए. Therefore all our study should be based on scientific grounds or scientific lines. But at the same time they understand the limitations of science. वो इस अध्ययन में विज्ञानवाद की सीमाओं को भी फिर अनुभव करते हैं, महसूस करते हैं. इसलिए दे आर रेडी टू एक्सेप्ट द लॉजिक ऑफ वंस एक्सपीरियंसेस. दे आर रेडी टू गिव क्रेडेंस टू वंस एक्सपीरियंसेस. वो किसी व्यक्ति के अनुभव को महत्व देना चाहते हैं, इसीलिए हमने कहा, लेकिन वो उसमें वैज्ञानिकता हो, अर्थात वो लॉजिक पर, वैज्ञानिकता अर्थात तात्पर्य है लॉजिक हो. देयरफॉर दे कॉल इट लॉजिकल पॉजिटिविज्म. तो हमने बताया कि जो प्रत्यक्षवाद का दायरा है वो बहुत व्यापक है, वो सब कुछ स्वीकार करना चाहते हैं, और सब कुछ से तात्पर्य विज्ञानवाद के साथ साथ वो तर्क को भी स्वीकार करना चाहते हैं, वो अनुभवों को भी स्वीकार करना चाहते हैं. लेकिन व्यवहारवाद तर्क को जल्दी नहीं स्वीकार करता है, वो अनुभव को भी जल्दी स्वीकार नहीं करेगा. रादर इट कंसिडर्स हार्ड फैक्ट्स, द डेटा or the statistics as more relevant, as more reliable to the study of politics or the political